बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, तो जो हमारे पास प्रोटीन्स हम डाइट में लेते हैं या हमारे पास जो इनसाइड द बॉडी अमीनो एसिड्स की फॉर्मेशन होती है, यानी एंडोजीनियस प्रोटीन्स जो होते हैं और एक्सोजीनियस, तो उनकी डाइजेशन कैसी होती है और फिर वो एब्जॉर्ब कैसे होते हैं। ठीक है, और एब्जॉर्प्शन के बाद उसकी मेटाबॉलिज्म होती है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे। डाइजेशन तो आपको पता है कि केमिकल और फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो मस्टिकेशन के थ्रू हमारे पास प्रोटीन सिर्फ हमारे पास क्या हो जाता है, उसकी छोटे छोटे पीसेज में वो डिवाइड हो जाते हैं, फिर वो आते हैं थ्रू इसोफेगस, हमारे पास स्टमक में आते हैं। स्टमक में प्रोटीन्स की क्या हो शुरू हो जाती है, स्टमक में इसकी केमिकल डाइजेशन शुरू हो जाती है थ्रू एंजाइम्स। ठीक है, तो स्टमक में हमारे पास पिप्सिन रिलीज होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ फिर जब ये स्टमक से आगे जाकर ड्यूडिनम में जाते हैं तो फिर वहाँ पर हमारे पास इंटेस्टाइनल एंजाइम्स वो सिक्रेट होते हैं, और वो क्या करते हैं, वो पेनक्रियाज से कुछ हार्मोन्स की सिक्रीशन करवाते हैं। पेनक्रियाज से हमारे पास ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, ठीक है, यानी काइमोट्रिप्सिन भी इसको कहते हैं, और इलास्टेज। ठीक है, काइमोट्रिप्सिन एंड इलास्टेज, ये एंजाइम्स क्या करते हैं, जो हमारे पास जो अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है, ये जो प्रोटीन्स होते हैं असल में ये अमीनो एसिड से बने होते हैं। ठीक है, तो उन प्रोटीन्स को, पॉलीपेप्टाइड्स को क्या करता है, वो डिग्रेड करता है। ठीक है, वो सिंपल अमीनो एसिड्स या डाइपेप्टाइड्स में उसको कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर है हमारे पास। जो पॉलीपेप्टाइड होता है उसमें तो इसी तरह बहुत सारे अमीनो एसिड्स जो है वो कंबाइन हुए होते हैं थ्रू पेप्टाइड लिंकेज, और ये जो है एक पॉलीपेप्टाइड है, यानी एक प्रोटीन है। ठीक है, ये हमारे पास एक अमीनो एसिड मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये एक अमीनो एसिड है, दूसरे के साथ किस तरह बाउंड होता है, तो यहाँ पर ये बॉन्ड जब बनती है तो वाटर यहाँ रिलीज हो जाता है। ठीक है, और ये जो बॉन्ड बनती है ये इस तरह बनती है, इसको कहते हैं अल्फा कार्बन। ठीक है, ये जो सेंट्रल कार्बन मॉलिक्यूल है ये है अल्फा कार्बन। ठीक है, तो ये बन जाता है फिर इस तरह CO, और बॉन्ड बन गया। ठीक है, पेप्टाइड लिंकेज, और NH2 इस तरह कार्बन, ये R ग्रुप है इसका, यानी ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं ये R ग्रुप की डिफरेंस की वजह से मतलब वो डिफ्रेंशिएट होते हैं। ठीक है, ये कोई भी अमीनो एसिड हो सकता है, ये ल्यूसीन, लाइसिन, इसके अलावा थाइमिन, ग्लाइसिन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो एंजाइम्स हैं हमारे पास, ये जो स्टमक से रिलीज होते हैं या पेनक्रियाज से, ये असल में ये जो पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं ना, इनकी ब्रेकअप करता है। ठीक है, इनको ब्रेकअप करके ये सिंपल हमारे पास अमीनो एसिड्स को ये लिबरेट करता है। ठीक है, प्रोड्यूस करता है। तो जो एंजाइम्स इसमें यूज होते हैं उनको कहते हैं प्रोटीएजेस। ठीक है, प्रोटीएजेस या हाइड्रोलेजेस। हाइड्रोलेज का मतलब है कि वो एंजाइम जो कि हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग करता है। ठीक है, इनको हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड, यानी H+OH में वाटर को ये स्प्लिट करता है। और इस तरह इस बॉन्डिंग में आप देख सकते हैं कि जब ये बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है ना पेप्टाइड बॉन्ड की, तो यहाँ वाटर रिलीज होता है। ठीक है, लेकिन जब हम इस बॉन्ड को फिर से ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल जो है वो यूटिलाइज होगा। ठीक है, और ये वापस जो है हमारे पास ये बॉन्ड ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस इसको, एंजाइम्स को इसलिए कहते हैं। ठीक है, अब जो है हमारे पास एंजाइम जो यूज होते हैं प्रोटीएजेस या हाइड्रोलिसिस, इनके फर्दर 2 टाइप्स है, एंडोपेप्टाइडेजेस और एक्सोपेप्टाइडेजेस। ठीक है, एंडोपेप्टाइडेजेस का मतलब ये है कि ये जो हमारे पास एक पॉलीपेप्टाइड है, ठीक है, इसमें बहुत सारे अमीनो एसिड्स हो सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम 2 टू सो ऑन के बहुत सारे इसमें हो सकते हैं। तो जो हमारे पास टर्मिनल होते हैं, यानी जो फर्स्ट नंबर पोजीशन पर अमीनो एसिड होता है, ये जो बॉन्ड होती है, और जो लास्ट मतलब इसको कहते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये सिंपल एक डाइपेप्टाइड है। ठीक है, जिसमें 2 अमीनो एसिड्स हैं। ये हमारे पास वन एंड है जिसको हम एन टर्मिनल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन है, और इसको हम C टर्मिनल कहते हैं। यहाँ पर ये का क्या है, ये कार्बोक्साइल ग्रुप है। ठीक है, तो एन टर्मिनल हो गया ये इसी तरह, और ये C टर्मिनल हो गया। अब जो एन टर्मिनल और C टर्मिनल पर जो बॉन्डिंग्स प्रेजेंट हैं, इनको ब्रेक करने के लिए हमारे पास एक्सोपेप्टाइडेजेस काम करते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास एंडोपेप्टाइडेजेस है, ये हमारे पास जो ये बॉन्डिंग होती है इन अमीनो एसिड के दरमियान एन टर्मिनल और C टर्मिनल के अलावा, तो इन बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए एंजाइम्स यूटिलाइज होते हैं, एंडोपेप्टाइडेजेस। ठीक है, अच्छा, तो जो हमारे पास एंडोपेप्टाइडेसिस है, इसमें हमारे पास ये यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गलत लिखा है। ठीक है, ये हमारे पास एक्सोपेप्टाइडेसिस है और ये हमारे पास एंडोपेप्टाइडेसिस है। तो एंडोपेप्टाइडेसिस में हमारे पास पिप्सिन और ट्रिप्सिन आता है, और एक्सोपेप्टाइडेसिस में हमारे पास कार्बोक्सी पेप्टाइडेसिस और एमाइनो पेप्टाइडेसिस। तो कार्बोक्सी पेप्टाइडेसिस वो है जो कि
कार्बन वाला एंड जो होता है यानी सी टर्मिनल जो होता है हमारे पास, वहाँ पर जो बॉन्डिंग होती है यानी यहाँ पर इनको ब्रेक करने के लिए कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस एक्ट करता है, और जो एन टर्मिनल होता है तो वहाँ पर एमाइनोपेप्टाइडेजेस एक्ट करता है। तो इसी तरह ये जो है ये एक पॉलीपेप्टाइड है, ये सिंपली हमारे पास एमाइनो एसिड्स में ये कन्वर्ट होता है या डाईपेप्टाइड्स में कन्वर्ट होता है, और एट लास्ट जो है ये जब इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो वहाँ पर हमारे पास ये कम्प्लीटली इमाइनो एसिड्स में ही कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब जो पिप्सिन है, पिप्सिन जब हमारे पास जो है सबसे पहले जो ये जो पॉलीपेप्टाइड आया है ना हमारे पास स्टमक में, ठीक है, ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है। तो हमारे पास पेराइटल सेल्स है स्टमक में, ठीक है, ये HCl सिक्रिएट करता है, ठीक है, ये HCl को सिक्रिएट करता है, और इसके साथ साथ हमारे पास पिप्सिनोजेंस यानी स्टमक में हमारे पास पिप्सिनोजेंस भी रिलीज होते हैं। पिप्सिनोजेंस क्या है, ये हमारे पास एन एक्टिव फॉर्म है पिप्सिन की, यानी ये जो पिप्सिनोजेन है ये फिर कन्वर्ट होगा पिप्सिन में, और पिप्सिन फिर जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड्स की ब्रेकेज करेगा, ठीक है, पिप्सिन। तो ये पिप्सिनोजिन और HCl हमारे पास स्टमक में रिलीज होते हैं, ठीक है। ये जो HCl होता है ये एसिडिटी आप स्टमक की इंक्रीज करता है, pH हमारे पास लेस देन 2 होता है स्टमक में, ठीक है, लेस देन 2 pH होता है यहाँ पर, और हमारे ये HCl की वजह से होता है, ठीक है। और हमारे पास ये जो HCl होता है ये डिनेचुरेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स यानी प्रोटीन्स की डिनेचुरेशन करता है, जो कि हमारे पास फर्दर इसकी डिग्रेडेशन को एनहांस करता है, और इसके साथ साथ जो HCl है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की किलिंग भी करता है, यानी किल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसी तरह बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वो स्टमक में किल होते हैं, और ये एक इम्यूनिटी का एक मतलब स्टेज है, ठीक है, ये यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेथ होती है। जो पिप्सिन है ये ग्रीक वर्ड है, और इसका नाम है ग्रीक वर्ड से निकला है पिप्सिस और पिप्सिस का मतलब है डाइजेशन, मतलब ये हमारे पास सीरस जो सेल्स होते हैं, ठीक है, ये सीरस सेल्स से हमारे पास पिप्सिनोजिन रिलीज होता है, और ये पिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। पिप्सिन में किस तरह ये कन्वर्ट होते हैं, तो पिप्सिनोजिन है ये इस तरह कन्वर्ट होकर हमारे पास जो HCl है, या तो HCl इसको पिप्सिन में कन्वर्ट करेगा, या अगर और पिप्सिन पहले से प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो पिप्सिन आकर पिप्सिनोजन से पिप्सिन बनाएगा, ठीक है। अब ये पिप्सिन जो है ये आएगा और यहाँ पर जो इंडोजीनियस बॉन्ड्स है उनको ब्रेक करेगा, और हमारे पास जो है जो पॉलीपेप्टाइड्स है उनसे अमीनो एसिड्स को वो रिलीज करेगा, ठीक है। तो जो स्टमक में हमारे पास क्या हो जाता है कि पेप्टाइड बॉन्ड्स तो यहाँ से कुछ ब्रेक हो जाते हैं, कुछ अमीनो एसिड यहाँ बन जाते हैं, ठीक है। वो अमीनो एसिड्स क्या करते हैं, वो अमीनो एसिड्स हमारे पास ये हो गए कुछ अमीनो एसिड्स, और वो जाते हैं, और वो ये जो अमीनो एसिड्स है ये जाते हैं ड्यूडेनम में, और ड्यूडेनम में हमारे पास किसको रिलीज करते हैं, ये हमारे पास रिलीज करते हैं कोलिसिस्टोकाइनिन, ठीक है। कोलिसिस्टोकाइनिन में फिर जाता है और वो पेनक्रियास से एंजाइम्स को रिलीज करता है, ठीक है, और सिक्रेटिन को भी ये रिलीज करता है इंटेस्टाइन से, ठीक है। तो ये दो जो एंजाइम्स हैं कोलिसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन, ये इन अमीनो एसिड्स के थ्रू रिलीज होते हैं, जो कि यहाँ पॉलीपेप्टाइड से इसकी ब्रेकेज हुई है थ्रू पिप्सिन, ठीक है। तो स्टमक में कंप्लीटली डिग्रेडेशन नहीं होती, अभी भी कुछ हमारे पास ये जो पॉलीपेप्टाइड था इसमें अमीनो एसिड्स ये बाउंडेड फॉर्म में होते हैं, और ये आगे जाता है किस चीज़ में, ये इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है। अब इंटेस्टाइन में क्या होता है, हमारे पास जो यहाँ से कोलिसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन रिलीज हुए थे ड्यूडिनम से थ्रू दीज अमीनो एसिड्स, वो क्या करते हैं पेंक्रियास से हमारे पास रिलीज करते हैं ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और इलास्टेज को रिलीज करते हैं। अब ये जो एंजाइम्स है ये HCl के थ्रू ये इनेक्टिव हो जाते हैं यानी एसिडिक एनवायरनमेंट में, लेकिन यहाँ पर जो है हमारे पास इन ड्यूडिनम में थ्रू सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि हमारे पास पेनक्रियास से सिक्रीट होता है, उसके थ्रू हमारे पास यहाँ पर एसिडिटी वो लो हो जाती है, अल्कलाइन एनवायरनमेंट बन जाता है, और ये एंजाइम्स पेनक्रियास से सिक्रीट होकर ड्यूडिनम में आ जाते हैं, और ये जो पॉलीपेप्टाइड है यानी इसमें अभी भी बहुत सारे अमीनो एसिड्स बाकी हैं, इनकी ये डिग्रेडेशन करता है और सिंपल अमीनो एसिड्स में ये इनको कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब एक्शन ऑफ कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस यानी ये जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस है, ठीक है, ये पेनक्रियास से सिक्रीट होते हैं, ठीक है। इसमें 2 टाइप्स है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए एंड बी, ये हमारे पास पेनक्रियाटिक एंजाइम्स है, ठीक है। और इनको मेटालो एंजाइम्स भी कहते हैं, क्योंकि ये जो हमारे पास जिंक है मेटल उसके प्रेजेंस में ये काम करते हैं, ये डिपेंडेंट है जिंक पर, और उसको जिंक प्रोटिएजेस भी कहते हैं, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास इंटेस्टाइनल एंजाइम्स में हमारे पास कौन कौन से हैं? अमाइनो पेप्टाइडेजेस एंड डाईपेप्टाइडेजेस। यानी यहाँ पर जो है इन एंजाइम्स के थ्रू भी ब्रेकेज हो जाती है, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड्स की। और कुछ जो है हमारे पास यहाँ पर भी फ्री अमाइनो एसिड जो रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये अ, इस इंटेस्टाइन में आते हैं, ठीक है। आगे इसे मैं इस तरह बना देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा। तो यहाँ पर स्टमक में जो फ्री अमाइनो एसिड रिलीज होते हुए थे वो भी आ गए ड्यूडेनम में। थ्रू पेनक्रियाटिक एंजाइम्स जो हमारे पास अमाइनो एसिड्स थे वो भी इसी तरह फ्री फॉर्म में आ गए। तो ये सारे जो है ये इंटेस्टाइन में आखिर आ जाते हैं फ्री फॉर्म में, ठीक है। फिर इंटेस्टाइन से हमारे पास अमाइनो पेप्टाइडेजेस और डाईपेप्टाइडेजेस, यानी पेनक्रियाज से जब आगे जाते हैं ये पॉलीपेप्टाइड आगे जाता है तो इसमें कुछ जो है हमारे पास डाईपेप्टाइड जो रह जाते हैं, यानी ये डाईपेप्टाइड है, ठीक है। इसमें 2 अमीनो एसिड्स होते हैं। तो इसकी ब्रेकेज के लिए हमारे पास इंटेस्टाइन से डाईपेप्टाइडेजेस और इसके अलावा अमीनो पेप्टाइडेजेस वो रिलीज होते हैं। और एट लास्ट हमारे पास जो है ये इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में हमारे पास सिंपल अमीनो एसिड्स वो आ जाते हैं, ठीक है। ये तो हो गई यहाँ तक डाइजेशन, जिसमें मुख्तलिफ एंजाइम्स इन्वॉल्व थे। पिप्सिन था, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, इलास्टेस। फिर स्टमक से हमारे पास कौन कौन से थे? अमीनो पेप्टाइडेजेस और इसके अलावा दूसरा था डाईपेप्टाइडेजेस, ठीक है। तो ये सारे एंजाइम्स हो गए, ये स्टमक से आगे इस तरह आता है इंटेस्टाइन में हमारे पास। फिर फ्री अमीनो एसिड्स आ जाते हैं। तो अब इसकी एब्जॉर्प्शन पढ़ते हैं कि ये इंटेस्टाइनल ल्यूमेन है, ठीक है। ये जो मैंने बनाया है ये सेल, यानी ये जो इंटेस्टाइन होता है ना, असल में ये इस तरह एक ये इंटेस्टाइनल ल्यूमेन है। तो इसके जो वाल्स होते हैं ना, इसमें सेल्स होते हैं, क्योंकि ये एपिथेलियल सेल है या जो भी है जो लेयर्स में होता है, ठीक है। तो ये भी एक सेल मैंने यहाँ पर बड़ा सा बनाया है ताकि इसमें जो मैकेनिज्म होते हैं वो आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो इसकी एब्जॉर्प्शन भी बिल्कुल उसी तरह होती है जैसे ग्लूकोज की होती थी, ठीक है। ये एक हमारे पास अमाइनो एसिड्स है, ठीक है। ये एक अमाइनो एसिड है। इसकी ट्रांसपोर्ट सेल में जो है वो एक सोडियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर के थ्रू होता है, ठीक है। यानी ये है एक सोडियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर। ये जो अमाइनो एसिड है ये सोडियम के साथ, यानी सोडियम एंटर करेगा इस म्यूकोजल सेल में, ठीक है, इंटेस्टाइनल म्यूकोजल सेल में। और इसके साथ जो है हमारे पास अमाइनो एसिड भी वो एंटर होगा। ये एक एनर्जी डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। तो इसके लिए जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, यानी ये जो सोडियम की कंसंट्रेशन है ये इफेक्ट करती है। अगर बाहर सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो वो अंदर जाएगा, और अंदर जो है ये अंदर जाने के लिए अंदर जाने यानी अमाइनो एसिड को ये अपने साथ अंदर ले जाएगा। तो ये जो सोडियम है ये जब इनसाइड में ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं या इसकी कंसंट्रेशन हाई हो जाती है, तो ये सोडियम पोटाशियम एटीपेस के थ्रू, यानी यहाँ पर एटीपी यूटिलाइज होती है, वो एडीपी में कन्वर्ट हो जाती है। और जो है सोडियम को ये बाहर करता है, ठीक है, यानी एक सोडियम है तो ये ट्रांसपोर्ट करता है बाहर। और इसके बदले में ये क्या आ जाता है, जो पोटाशियम है वो पोटाशियम इन करता है, ठीक है। तो ये सोडियम पोटाशियम एटीपेस है। अब ये जो सोडियम है ये यहाँ पर, यानी ये मैंने यहाँ बनाया है लेकिन ये असल में ल्यूमेन में आता है वापस, ठीक है। तो ल्यूमेन में ये सोडियम की कंसनट्रेशन को मेंटेन रखता है। तो जो अमाइनो एसिड था वो अब एंटर हो गया म्यूकोजल सेल में, ठीक है। अब ये आगे जो है वही ग्लूकोज की तरह बिल्कुल इस ट्रांसपोर्ट के थ्रू डायरेक्टली एंटर करेगा सर्कुलेशन में। ये एक कैपिलरी है, ठीक है। तो अमाइनो एसिड की अब्जॉर्प्शन इस तरह एक जो मतलब सिस्टम है इस तरह होती है। और दूसरा जो है हमारे पास ये एक सोडियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू होता है। और दूसरा हमारे पास गेमा ग्लूटामाइल साइकिल या मीस्टर साइकिल भी इसको कहते हैं। लेकिन ये जो साइकिल है ये बहुत रेयरली होता है। इसमें क्या होता है, ग्लूटाथायोनिक हमारे पास अमाइनो एसिड है उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। तो जो ग्लूटाथायोन है वो म्यूकोजल सेल्स में प्रेजेंट होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है गेमा ग्लूटामाइल अमाइनो एसिड में। यहाँ पर ये अमाइनो एसिड जो है ये जो अमाइनो एसिड है ना, असल में ये एक ल्यूमेन में जो अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो वो अमाइनो एसिड एंटर करता है, ठीक है। और ये भी एक ट्रांसपोर्टर के थ्रू ही होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो है जो ग्लूटाथायोन होता है वो गेमा ग्लूटामाइल को रिलीज करता है। और असल में ग्लूटाथायोन में सिस्टीन और ग्लाइसिन प्रेजेंट होते हैं कंबाइंड फॉर्म में सिस्टेनाइल ग्लाइसिन फॉर्म में। तो वो सिस्टेनाइल ग्लाइसिन को रिलीज करता है और गेमा ग्लूटामाइल बन जाता है। वो गेमा ग्लूटामाइल अमाइनो एसिड को एक्सेप्ट करता है और बन जाता है गेमा ग्लूटामाइल अमाइनो एसिड। फिर ये जो है ये कन्वर्ट हो जाता है, ये जो अमाइनो एसिड इसमें अटैच हुआ था ये इससे रिलीज हो जाता है, ठीक है, ये अमाइनो एसिड। और ये अमाइनो एसिड भी डायरेक्टली जाता है
ब्लड सर्कुलेशन में। ये तो हो गया, अमीनो एसिड की ट्रांसपोर्ट हो गई। लेकिन ये जो ग्लूटाथायोन है इसकी रिकवरी कैसे होती है? ये इससे फिर बनता है ये स्टेप में ऑक्सोप्रोलीन, ठीक है। ऑक्सोप्रोलीन से फिर थ्रू यहाँ पर एक एटीपी यूटिलाइज होती है, ठीक है। एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो जाती है, यानी एक एटीपी यहाँ पर यूटिलाइज हो गई और ऑक्सोप्रोलीन से ग्लूटामेट बनता है, ठीक है। फिर ग्लूटामेट से ग्लूटामाइल सिस्टीन बनता है। और ये सिस्टीन कहाँ से आता है? ये जो सिस्टीनाइल ग्लाइसिन यहाँ रिलीज हुआ था, यहाँ से सिस्टीन जो है वो क्या कर जाता है, ग्लूटामेट में अटैच हो जाता है, तो ग्लूटामाइल सिस्टीन बनता है। अब ये ग्लूटामाइल सिस्टीन जो है आता है और ये ग्लाइसिन के साथ कंबाइन होता है और फिर ग्लूटाथायोन को रीजनरेट करता है और यहाँ पर भी एक एटीपी यूटिलाइज होती है। तो टोटल हमारे पास ये एक एटीपी यहाँ पर यूटिलाइज होगी ग्लूटामेट से ग्लूटामाइल सिस्टीन बनने में। तो टोटल हमारे पास जो है 3 एटीपीज वो यूटिलाइज हो गए, ठीक है। तो ये एक्सपेंसिव है बनिस्बत सोडियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर के, तो इसलिए ये जो ट्रांसपोर्ट होता है ये बहुत कम होता है, ठीक है, रेयरली होता है। और ये हमारे पास ज़्यादातर सिस्टीन और इसके अलावा दूसरा एक अमीनो एसिड है उसकी ट्रांसपोर्ट के लिए होता है, ठीक है। सिस्टीन और इसके अलावा ग्लूटामीन, ठीक है। सिस्टीन और ग्लूटामीन अमीनो एसिड्स को ट्रांसपोर्ट करता है टू द सर्कुलेशन। तो ये हो गए 2 डिफरेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स। एक था सोडियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर जो कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स की बिल्कुल उसी तरह था, ठीक है। और दूसरा है गेमा ग्लूटामाइल साइकिल या इसको मीस्टर साइकिल भी कहते हैं। तो इसी तरह अमीनो एसिड जो है वो एब्जॉर्ब हम थ्रू डाइट लेते हैं या हमारे पास जो एंडोजीनियस बॉडी में खुद प्रोड्यूस होते हैं वो डिफरेंट एंजाइम्स के थ्रू उसकी डिग्रेडेशन होती है, ठीक है। ये पॉलीपेप्टाइड था, फिर इससे जो है सिंपल अमीनो एसिड्स बन गए और वो अमीनो एसिड जो है फिर इसी तरह एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है, सर्कुलेशन में। तो अभी के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लिपिड की डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे।